हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग DLED का क्लास 10 होगा। आज 10वीं आज 10वां क्लास होगा, वो आज पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे, आज सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो ये सामान्य हिंदी आप देख सकते हैं, जनरल हिंदी है। मॉडल सेट दूसरा है हिंदी का। एक मॉडल सेट हम हिंदी का पढ़ाए थे और ये दूसरा मॉडल सेट होगा। तो ये प्रश्न कहता है कि वह पैदल नहीं सकता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। यानी कि वह पैदल नहीं सकता है, इसका मतलब वह पैदल एक प्रकार का नहीं चल सकता है। तो वाक्य में कौन सा वाच्य है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए, इसमें वर्ब के बारे में बता रहे हैं, यानी क्रिया को दर्शा रहा है लास्ट में। तो इसमें जिस सेंटेंस में क्रिया को दर्शाता है, तो वो वाला सेंटेंस कर्तृवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब कहता है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णित छंद है। यानी इनमें से पंक्ति में, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णित छंद है। वर्णित छंद बताना है। पंक्ति देखिए, कहता है आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो, पूरा संसार करती करुणा जहाँ थी। यानी कि आए प्रजाधि निकेतन पास उधो, पूरा संसार करती करुणा जहाँ थी। इस पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद इसमें कौन सा है? तो इसमें जो वर्णिक छंद है वो है वसंत तलिका। वसंत तलिका जो है इस पंक्ति में वर्णित छंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 3 नंबर होगा प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। जो संचारी भाव हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4 नंबर प्रश्न होगा अब। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात। कहता है कि जैसे जैसे बूढ़ा होगा कोई व्यक्ति, त्यों त्यों तैसे तैसे वो स्वस्थ होते जाता है, यानी वह स्वस्थ होते जाएगा। ज्योति जगमग कंध बहार हिंदू कंध बहार हिंद को समारे। यानी कि ज्योति जगमग कंध बहार हिंदू को समारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके एग्जाम में अलंकार बहुत पूछा जाता है, एक दिन अलंकार का पूरा चैप्टर हम करा देंगे। तो देखिए, कहता है कि ज्यों ज्यों वृद्ध हो त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध बार हिंद को समारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, इस पंक्ति में एक प्रकार का विरोधाभास अलंकार होगा। काहे कि देखिए, कहता है इसमें विरोध वाली बात है कि ज्यों ज्यों वृद्ध हो, यानी जैसे जैसे वृद्ध होगा यानी बूढ़ा होगा व्यक्ति, त्यों त्यों स्वस्थ होत जात। त्यों त्यों स्वस्थ नहीं होता है बल्कि और अस्वस्थ हो जाता है, यानी धीरे धीरे और बीमार पड़ता है जैसे बूढ़ा पड़ता है। तो यानी जो जो व्यक्ति बूढ़ा होता है वैसे वैसे व्यक्ति बीमार भी होने लगता है। तो ये गलत बात है, विरोधी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध। इसीलिए इसमें विरोधाभास होगा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि काव्य आभूषण है। जो काव्य आभूषण है वो कैसा आभूषण है। तो काव्य आभूषण जो है एक अलंकार है। क्या है? अलंकार आभूषण है। चलिए 5 का ए हो जाएगा आंसर। 6 नंबर देखिए, कहता है इनमें से कौन सा वाक्य है अशुद्ध। यानी अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। कहता है कि यह हमारा घर है। ये अशुद्ध वाक्य होगा क्या? बताइए। यह हमारा घर है, तो ये शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध नहीं है बल्कि शुद्ध है। कहता है हाथी बहुत मोटी है। हाथी जो है बहुत मोटी है, ये गलत वाक्य है। अशुद्ध वाक्य यही होगा, क्योंकि हाथी बहुत मोटी नहीं होता है, हाथी बहुत मोटा होता है। क्या मानेंगे हम? मोटा होता है तब सही होता, यानी हाथी बहुत मोटा है तब सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर सी नंबर कहता है गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा। ये भी ठीक है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। राजू की माँ बहुत दुखी है। राजू की माँ है बहुत दुखी है, ये भी एक सही है और ये भी सही है। पर ये हाथी बहुत मोटी है गलत है, हाथी बहुत मोटा है तब सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब 7 नंबर प्रश्न कहता है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो पीताम्बर है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम बताए थे क्लास 10 में भी कि जिसके पीताम्बर हैं तो उसका क्या होता है? पीत प्लस अंबर होता है ना। हाँ, पीत प्लस अंबर जो है इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा?
ये समास नहीं पूछा है, हमको लगा समास है इसीलिए हम बताने लगे। तो ये अथी पूछा है संधि विच्छेद। तो पीत प्लस अंबर होता है पीताम्बर, क्या होगा? पीत प्लस अंबर पीताम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चतुर्भुज में कौन सा समास है बताइए। जिसके चारों भुजों समान हो तो वो चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज होगा बहुब्रीहि समास, क्या होगा? चतुर्भुज जो होता है ये बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न कहता है पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पदक्रम की दृष्टि से बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। कहता है कि यह असली गाय का दूध है, ये वाक्य शुद्ध है क्या? नहीं, ये वाक्य शुद्ध नहीं है पदक्रम की दृष्टि से। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है क्या? पानी से भरा एक गिलास लाओ, यानी पानी से भरा एक गिलास लाओ। चलिए इसको रखते हैं अभी पेंडिंग में। उसके बाद में खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। जब काट ही देगा उसको खरगोश को तो गाजर फिर कहाँ से खाएगा? ये भी सही वाक्य नहीं है। अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। जब अपने प्रदेश से मित्र जब घर आइए गया है तो पत्र क्यों लिखेगा? ये भी वाक्य सही नहीं लग रहा है पदक्रम की दृष्टि से। कहता है कि पानी से भरा एक गिलास लाओ, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये बात यहाँ पे ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से सही लग रहा है। फिर कहता है यह असली गाय का दूध है। असली गाय का तो दूध रहबे करता है सभी, नकली गाय का दूध होता है पहले। तो उसके बाद क्या होगा? बी नंबर इसका सही लग रहा है, तो बी इसका ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। यगन जो होते हैं, यगन को हम कभी कभी क्या कहते हैं, एक और इसका नाम है। तो देखिए यगन को जो है या माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यगन को या माता भी कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा, या माता। यगन को या माता भी कहा जाता है। यगन में जो है एक लघु होते हैं और 2 गुरु होते हैं। लघु को हम 1 से दर्शाएंगे, 1 से, और गुरु को हम 5 से दर्शाएंगे। ठीक, तो एक लघु हो गया, इसको लघु पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में देखते होंगे। और 2 को देखिए गुरु हैं, 2 को क्या है? गुरु हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर रहा है कि 1 लघु और 2 गुरु। देखिए 1 लघु 2 गुरु, ठीक है, ये 1 लघु हो गया और ये 2 गुरु हो गया। तो ऑप्शन ए ही तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है उदित उदमगिरी पंच पर रघुबर बाल पतंग विकसेठ संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अलंकार बताएं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 11 नंबर का आंसर क्या होगा? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उदित उदमगिरी पंच पर रघुबर बाल पतंग विकसेठ संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आता है क्या कि नदी कलकत करती हुई बहती चली जा रही थी। नदी कलकत करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? जो बहती चली जा रही थी इसमें कौन सा पदबंध है? यहाँ से यहाँ तक में देखना कि कौन सा पदबंध है। क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए बहती चली जा रही थी, चली जा रही थी, यानी कि एक प्रकार का ये क्रिया को दर्शा रहा है, यानी भर्व को दर्शा रहे हैं। आप टेस्ट में पढ़ते होंगे जा रही थी तो भर्व को दर्शा रहे हैं। तो भर्व को दर्शाना इसका मतलब क्रिया को दर्शा रहे हैं, क्योंकि क्रिया का तो मतलब भर्व होता है, इसका मतलब क्रिया पदबंध का उदाहरण होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 होगा। अब मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब किसी से मुँह छुपाएगा कब? सुंदर होना, सुंदर होगा तो मुँह क्यों छिपाएगा? कुरूप होना, कुरूप भी होगा तो मुंह नहीं छिपाता है। शान से रहना, ये भी नहीं होगा। लज्जित होना, जब किसी से लज्जित हो जाता है तब मुंह छुपाता है। तो मुंह छिपाना का अर्थ क्या होता है? किसी से लज्जित होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या होगा? 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या है? शुद्ध पूछा है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध। तो इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। कहता है 1 नंबर ऑप्शन ए कि इस परिश्रम का बदला जो है अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। 14 का ए ऑप्शन देखिए सही है क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं। 14 का ए हमको नहीं लगता कि सही होगा।
तो इसका जो है अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य कैसे होगा, देखिए, मनुष्य को जो संतोष अपने कार्य से होता है वही इस परिश्रम का बदला है। यानी ये वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध क्या होगा, मनुष्य को जो संतोष अपने कार्य से होता है, मनुष्य को जो संतोष अपने कार्य से होता है वही इस परिश्रम का बदला है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। अब बी नंबर कहता है उसने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये नहीं बैठ रहा है बात। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तब सही हो जाता। ये गलत है। ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी भी गलत। उसके बाद है कि आप उस प्रतिज्ञा को न भूलेंगे होंगे, यानी आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। तो ये बात सही है क्या, बताइए। ये भी सही नहीं है। आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, ये कैसे बात हुआ। आप वह प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, यहाँ पे वह लगा देंगे तो ढेर सही रहेगा। आप वह प्रतिज्ञा को न भूलेंगे, उस प्रतिज्ञा को नहीं। इस किताब का क्या मूल्य है, ये लगता है सही है। इस किताब का क्या मूल्य है, ये शुद्ध ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दुकान पे जाते हैं तो पूछते हैं इस किताब का क्या मूल्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, 14 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 होगा। अब 15 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताना आपके बारे में। रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया। रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, बताइए शुद्ध है कि नहीं। तो ये वाक्य अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, अशुद्ध। तो ये वाक्य शुद्ध ही होगा। माँ ने कहानी सुनाई, माँ ने कहानी सुनाई, ये भी वाक्य ठीक है, शुद्ध है, शुद्ध ही लगता है। उसके बाद है कि उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये वाक्य शुद्ध है क्या, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। फिर ऑप्शन डी में कहता हूँ वे आज मथुरा से आएंगे, ये भी तो ठीक लग रहा है, वे आज मथुरा से आएंगे तो ठीक है। उसके बाद उसके विरुद्ध मुकदमा चला गया, ये बात लगता है ठीक है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये बात जो है ये गलत है। इसके स्थान पर यह होगा कि उस पर मुकदमा चलाया गया। इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य जो होगा ये होगा कि उस पर मुकदमा चलाया गया, ये वाक्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 16। 16 नंबर प्रश्न कहता है समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ बताना है आपको। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप में उत्तर देना, यानी संक्षेप में उसको बना करके पूरा करना। तो वही अर्थ क्या होता है, समास। यानी समास का अर्थ अगर जो पूछे तो संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप होता है समास का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहाँ भी किसी पर अपना बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए या सीमा मर्यादा का उल्लंघन करके, तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाते हैं उसको। यानी बढ़ा चढ़ा करके अगर बातचीत करे और तो उसमें अगर अलंकार अगर जो पूछे तो वो अतिशयोक्ति अलंकार मारेंगे हमेशा। यानी प्रकार का अतिशयोक्ति मतलब अपना शक्ति को मतलब दर्शाने लगता है। अति शक्ति मतलब अति, अधिक से अधिक शक्ति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार मानेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में द्वीप छिपाए में कौन सा अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में द्वीप छिपाए, कौन सा अलंकार है इसमें। तो बताइए 18 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिए शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में द्वीप छिपाए, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार होगा। चलिए ये होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब 19 नंबर प्रश्न कहता है रूपक अलंकार हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा है जो रूपक अलंकार होगा। तो देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो इसमें भी रूप के बारे में बता रहे हैं, तो रूपक अलंकार हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये भी रूपक अलंकार होगा। उसके बाद है ये रूपक अलंकार गलत कर दिए हम, तो रूपक अलंकार होगा। उसके बाद है सी नंबर में राम कृपा भव निशासी रानी, ये भी रूपक अलंकार है। राम कृपा भव निशासी रानी, ये भी रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है कि मानो भीत जनी महासीत ते,
पसारी पानी मानो छतिया की छाँव, रखियो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार बताना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मानो भीत जानी महासीते पसारी पानी मानो छतिया की छाँव, रखियो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का बताना है। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा के बारे में बता रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इस पंक्ति में होगा। कहता है कि जिसके हृदय में दया नहीं है कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी जिसके हृदय में दया नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? निर्दयी है वो। उसके हृदय में दया ही नहीं है तो वो निर्दयी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। अब 22 नंबर प्रश्न है कि ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है। ओजगुण की विशेषता से कौन सा कथन सही होगा, ये बताइए। तो ओजगुण की विशेषता से ट वर्गीय व्यंजनों का अधिक होता है। यानी ओजगुण की विशेषता से जो है ट व्यंजन वर्ग का उच्चारण होता है अधिक। जैसे कि आप पढ़ते होंगे ट, ठ, ट, ठ, ड, ड, ढ, बुदंत न, ऐसे आप पढ़ते होंगे। तो ट ठ ट का इसमें अधिक होता है। उसके बाद वीर रस की व्यंजना भी इसमें रहती हैं। किसकी? वीर रस की। तो 1 और 3 इसका सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा 1 और 3 कहाँ पे है? केवल 1 और 3। ऑप्शन बी नंबर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 23 नंबर प्रश्न कहता है दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। इस वाक्य में कुछ है, इस वाक्य में क्या कुछ है? तो देखिए, दौड़ कर आओ और बाजार से कुछ ले आओ, इसमें किसको भेज रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सर्वनाम तो शुरू में होगा, दौड़ कर जाओ बाजार ले आओ, कोई एकदम फिक्स किया सर्वनाम? फिक्स किया? नहीं किया। तो ये प्रकार का निश्चित नहीं हो गया, निश्चित सर्वनाम नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। कैसा सर्वनाम? अनिश्चित। यानी किसी के बारे में बताया ही नहीं कि बाजार जाओ और ये चीज़ लेके आना, ऐसा कुछ बताया ही नहीं, तो सर्वनाम क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। बता देता कि बाजार जाओ और दौड़ करके बुक लेके आओ तो निश्चित हो जाता, तो निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाता। इसमें कुछ ले आओ, बोला कि कुछ ले आओ, दौड़ कर बाजार जाओ और कुछ ले आओ, तो इसमें कोई निश्चित किया? नहीं किया, इसीलिए कैसा ये वाक्य होगा? अनिश्चित वाक्य, यानी अनिश्चित सर्वनाम वाक्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न में कहता है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इनमें से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध शक्ति है, इसमें से कौन सा शुद्ध शक्ति है? तो देखिए फिर से रिपीट करते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इनमें से शब्द शक्ति है, इनमें से क्या शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी को मानेंगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अब 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है जो सही होगा। कहता है सीता ने झूठ कही थी। सीता ने झूठ कही थी, ये वाक्य गलत है। सीता ने झूठ कहा था, झूठ कहा था तब सही हो जाता। सीता ने झूठ कहा था लिखा होता तो ये सही हो जाता। चलिए उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, देखिए क्या कहता है, ये तो गलत हो गया। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, ये भी गलत है। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आया था होगा, क्या होगा? यहाँ आया था, तब जा कर के ये क्या होता? सही हो जाता। तो ये भी क्या हो गया? गलत ही होगा। चलिए क्वेश्चन तो ये रहेगा सी ऑप्शन। देखिए भाई बहन जा रही है, ये भी क्या है? गलत है। भाई बहन जब मिल गया तो जा रहे हैं होगा, क्या होगा? जा रहे हैं, क्योंकि ये पुल्लल में आ जाएगा। चलिए उसके बाद है ऑप्शन डी में निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। कहता है कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न कहता है आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है। आंचल में है दूध और आँखों में पानी,
प्रस्तुत कविता में शुद्ध शक्ति बताना है। इसमें कौन सा शुद्ध शक्ति होगा? फिर से रिपीट करते हैं। आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, दूध और आँखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शुद्ध शक्ति बताना है। तो देखिए इस कविता में जो शुद्ध शक्ति होगा वो व्यंजना शक्ति है। क्या है? व्यंजना शक्ति जो है वो शुद्ध शक्ति होता है। जब भी शुद्ध शक्ति पूछेगा तो खास करके व्यंजना शक्ति ही आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अब नायक जो है इसका सही संधि विच्छेद बताना है आपको। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद नय प्लस अक होगा। क्या होगा? नय प्लस अक। ठीक है, ऐसे बनेगा नय प्लस अक। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ए प्लस आ मिल करके क्या बनता है बताइए? ए प्लस आ मिल करके आय बनता है। क्या बनता है? आय। ठीक है, इसीलिए नायक होगा आंसर। क्या होगा? नायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न कहता है, 28 नंबर प्रश्न है, भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार बताएं। देखिए इसमें भी बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा है। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, इसमें भी बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं। तो अलंकार पूछा है तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार बताए थे। बहुत मतलब अतिशयोक्ति मतलब अतिशक्ति है। क्या है? अतिशक्ति यानी अतिशयोक्ति अलंकार इसको कहते हैं, अतिशक्ति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? पुल्लिंग स्त्री का इसमें जोड़ा दिया हुआ है 4 को, इसमें से कौन सा जोड़ा सही होगा पुल्लिंग स्त्री के जोड़े में से? तो देखिए कहता है दाता दानी, ये नहीं होगा। दाता दानी ये कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है दाता दानी का, ये गलत है। भेड़ बकरी ये भी गलत होगा। बकरा बकरी लगाता तो सही हो जाता। लेखक लेखिका ये भी गलत है। उसके अंदर ब्राह्मण ब्राह्मणी ये क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी जोड़ा सही मैच करता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? आज का लास्ट प्रश्न होगा 30 नंबर है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें, यानी गद्यांश को पढ़ लेना है। ये आपका गद्यांश ही है। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। नीचे में एक प्रश्न होगा, पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए गद्यांश देखिए क्या कहता है। भारत माता को हम नमन करते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। दक्षिण में हिंद महासागर जो है उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्रा आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, यानी प्रत्येक धर्म का व्यक्ति जो है भारत माँ का सपूत है, यही कह रहा है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए कहता है प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय हैं भारत माता, सबकी प्रिय भारत माता है। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आप भारत माता का सपूत किसे कहा गया? अभी बताएं हम कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो हिंदू धर्म के लोग खाली भारत माँ का सपूत होगा? ये गलत है, नहीं होगा। इस्लाम धर्म के लोग ये भी एक धर्म के लोग नहीं है। क्या बोला? प्रत्येक धर्म के। चलिए ऑप्शन सी को देखिए, कहता है कि सिख धर्म के लोग भारत माँ के सपूत है? नहीं, सभी धर्म के लोग जो हैं भारत माँ के सपूत हैं, यानी भारत माँ के बेटे हैं। सपूत मतलब बेटे होता है। चलिए तो बच्चों ये हिंदी का क्लास था, सेकेंड क्लास, और जितना भी क्वेश्चन था 30 प्रश्न हम आपको बताए हैं। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और ये डीएलएड का क्लास चलते रहेगा अगले साल तक। इस साल नहीं निकलेगा एग्ज़ाम तो अगला साल ज़रूर निकलेगा। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आता है, पढ़ाई पसंद है तो अपने दोस्तों को चैनल शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कहीं दिक्कत है, आंसर गलत है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और फिर से दोबारा वीडियो बनाएंगे लाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।